बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर कलीग्स, अपनी प्रीवियस वीडियो में हम कोशिश कर रहे हैं कि कंटेंट रीडिंग या स्टडी मटेरियल को पढ़ने का जो बेस्ट मेथड है वो देखें। जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं या पढ़ने का एक मखसूस तरीका है उसको समझें कि कितनी एक इंफॉर्मेशन ज़रूरी होती है। यानी बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन भी ना हो और बहुत कम इंफॉर्मेशन भी ना हो कि हम जो क्वेश्चन अगर टेस्ट करके दिए जाते हैं, ये खप डाली जाती है या एक डिफ़िकल्ट पेपर बनाने की कोशिश की जाती है, तो हम उसको कैसे कैप्चर कर सकते हैं, कैसे कवर कर सकते हैं और किस तरह से एक शानदार शॉर्ट लिस्टिंग प्रोसेस में जाके शानदार कारकर्दगी दिखा के टॉप पे आ सकते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि एडवांस प्रीवियस मॉडल पेपर इम्तियाज़ शाहिद में जो 189 एडिशन है, इसका मॉडल पेपर नंबर 75, इसी को हमने आगाज़ इसका किया हुआ है। 392 के हम 7 क्वेश्चन जो है वो कर चुके हैं। आपके फ़ीडबैक के लिए मैं आपके शुक्रगुज़ार हूँ और इंशाअल्लाह आपके फ़ीडबैक को देखते हुए आपके फ़ीडबैक पे भी मैं वीडियोज़ बनाऊँगा। लेकिन पहले मेरी कोशिश है कि मैं एक दफ़ा 100 जो टोटल क्वेश्चन है ये देख लूँ और आपके सामने डिफरेंट वीडियोज़ में ये क्वेश्चन आ जाए और फिर आप देखें। आप इस पर यकीनन आप क्रिटिसाइज़ भी इसको कर सकते हैं। जितना क्रिटिसाइज़ करेंगे उतना सीखने का मौका मिलेगा, उतनी लर्निंग अच्छी होगी और आप तक भी अच्छी इन्फॉर्मेशन पहुंच सकेगी। लेकिन अगर आप चीज़ें अच्छी लगती हैं तो उसको अप्रिशिएट भी ज़रूर कीजिएगा। आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत कीमती होते हैं। इन्हीं को मद्देनज़र रख के ही एक प्रॉपर गाइडलाइन और प्रॉपर लाइन पर आपके लिए काम किया जा सकता है। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन रिलीज रिपोर्ट फ्राम द ग्रेट लॉकडाउन टू द ग्रेट मेल्टडाउन। अब एक चीज़ मैं आपको जहन में बिठा दूँगा। कोरोना एक बहुत बड़ी पेंडेमिक थी। पेंडेमिक ऐसी होती है जो पूरी दुनिया को या पूरे आलम को या बड़े हिस्से को, दुनिया के बड़े हिस्से को अपनी लपेट में ले लेती है। जबकि एंडीमिक ऐसी होती है जो मकामी तौर पर होती है। कोई भी पेंडेमिक हो, कोई भी बड़ा हादसा हो, ये हमेशा के लिए नहीं होता। हादसे आते हैं और गुजर जाते हैं। कोरोना भी एक ऐसा हादसा है, एक ऐसा इंसिडेंट है जो आया, बहुत ज़्यादा मुतासिर किया, इकानमीज़ को मुतासिर किया, दुनिया को मुतासिर किया, बहुत सारी अमवात हुई। एक बहुत एक ट्रेजिक इंसिडेंट था, एक बड़ा इवेंट था। लेकिन ये अब ओवर हो गया है, तो अब बहुत ज़्यादा इन क्वेश्चंस पे आपको कंसंट्रेट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे इतना हम देख लेते हैं कि UNCTAD है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, जो है इसने ये रिपोर्ट शाया की थी, लॉकडाउन टू मेल्टडाउन। लेकिन अब ये इतना ज़रूरी नहीं है कि कोरोना के क्वेश्चंस पे आप कंसंट्रेट करें। हाँ, आप कोरोना पे कुछ पढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए इल्मी की वन पेपर गाइड जो है, इल्मी की वन पेपर गाइड में उन्होंने MCQ टाइप क्वेश्चन बना दिए हैं और उनके क्वेश्चंस को एक ग्लांस कर सकते हैं अब, ताकि कभी कोई जैसे होता है कि भूला बिसरा कोई क्वेश्चन उठा लिया जाता है, तो कोरोना से रिलेटेड अगर कोई या COVID-19 जिसे कहते हैं तो उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन उठा लिया जाता है तो आप उसको कवर कर सकें। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। मैं ये इसलिए आपको बता रहा हूँ कि हर क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि हम उसकी डिटेल में चले जाएं, उसकी डेप्थ को देखें। हमने इंटेंसिटी देखनी होती है कि आने वाले पेपर्स में हमारी प्रीकॉग्निशन, जो हमारा इमेजिनेशन, हमारी प्लानिंग क्या कहती है कि कितने क्वेश्चन जो है इस आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, और उस प्रोबेबिलिटी को देखते हुए हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं ताकि हमारा टाइम भी बचे और हम पेपर को भी अच्छी तरह तैयार कर लें। इस पर है कि ओपन स्काई ट्रीटी वाज साइंड इन। अब देखिए कि ओपन स्काई ट्रीटी के बारे में 1991, 1992, 1993 और नन ऑफ दीज। आंसर है इसका 1992। सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन हम देखते क्या है कि हमें पता होना चाहिए कि ओपन स्काई ट्रीटी है क्या। ओपन स्काई ट्रीटी बुनियादी तौर पर यह है कि इस पे जो भी सिग्नेटरीज़ होते हैं, आपको पता है कि वो लोग इसमें शामिल होते हैं, वो मुल्क शामिल होते हैं जो इसको सिग्नेचर करते हैं, जो इसको रेक्टिफाई करते हैं। जितने कंट्रीज़ इसको रेक्टिफाई कर देते हैं, इसके सिग्नेटरीज़ होते हैं, वो दूसरे अपने सिग्नेटरीज़ को इजाज़त देते हैं कि वो इनकी अनआर्म्ड सर्विलियंस कर सकें। अनआर्म्ड सर्विलियंस क्या होती है? इसमें इस चीज़ को यकीनी बनाया जाता है कि कोई भी सर्विलियंस करने का जो भी इंस्ट्रूमेंट होगा, जिस भी ज़रिए से सर्विलियंस की जाएगी, सर्विलियंस से मुराद होता है निगरानी करना या वाच करना, देखना, तो वो अनआर्म्ड होगा, यानी वो हमला करने की पोजीशन में नहीं होगा, उस पर कोई ऐसे हथियार नहीं होंगे जिससे हमला किया जा सके। अब सर्विलियंस की इजाज़त क्यों दी जाती है? सर्विलियंस की इजाज़त इसलिए दी जाती है कि जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, गलत फहमियाँ होती हैं, बाज़ दफ़ा बड़ी जंगों का बायस बनती हैं। अब ये सिग्नेटरीज़ क्या करते हैं, जिन्होंने रेक्टिफाई किया होता है, वो
वो क्या करते हैं, इजाज़त दे देते हैं कोई भी मुल्क सर्विलेंस करे कि वहाँ पे कोई ऐसी जंगी तैयारियाँ तो नहीं हो रही हैं, वहाँ पे कोई ऐसी आर्मी इस तरह से मार्च तो नहीं कर रही कि इनकी जो बॉर्डर्स हैं उनके करीब आ गई है, कोई जंग की सूरत हाल तो नहीं है। इस सर्विलेंस के नतीजे मिसअंडरस्टैंडिंग्स ख़त्म हो जाती हैं और जंग का ख़दशा जो है ये टल जाता है। अब इसको हम देखते हैं कि 1992 को ये ओपन स्काई ट्रीटी जो है ये मुआहदा आया, लेकिन ये रेक्टिफाई हुआ, जिसे हम कहते हैं केम इनटू इफेक्ट हुआ ये 1 जनवरी 2002 को ये अमल में आ गया, नाफिज़ अमल हो गया। और इसके बाद अब तक 35 ऐसे कंट्रीज़ हैं जिन्होंने ओपन स्काई ट्रीटी को रेक्टिफाई कर लिया है और 20 ऐसी कंडीशंस हैं जिनको रेक्टिफाई करना पड़ता है। यानी कोई भी सिग्नेटरी जब इस ओपन स्काई ट्रीटी को साइन करता है या अनआर्म्ड सर्विलियंस की इजाज़त देता है अपनी टेरिटरी के अंदर, और फिर इजाज़त होती है उसे कि वो 35 कंट्रीज़ की जो टेरिटरीज़ हैं उनको कि अनआर्म्ड सर्विलियंस कर सके, तो इसके लिए उसको 20 कंडीशंस ऐसी हैं जिनको रेटिफाई करना पड़ता है। मुआहदा ओपन स्काई ट्रीटी 1992 को हुआ, लेकिन केम इनटू इफेक्ट या नाफिज़ अमल हुआ 1 जनवरी 2002 को। ये कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन हैं जो आपको पता होनी चाहिए। किसी भी वक्त आपसे इंटरव्यू में ओपन स्काई ट्रीटी पे पूछा जा सकता है, तो ओपन स्काई ट्रीटी के बारे में आपको थोड़ा सा प्रॉस्पेक्टस का, इसकी बेसिक, इसके हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एस्पेक्ट्स का और जीनोलॉजिकल ट्री ऑफ द क्वेश्चन या उसका फैमिली क्या है क्वेश्चन की, इसके बारे में थोड़ा सा आपको पता लग गया। अब अगला जो है क्वेश्चन है वो है विच मिरर इज़ यूज्ड इन द हेडलाइट्स ऑफ द कार्स। अब मिरर्स और लेंसेज पे फिज़िक्स के जो दोस्त हैं उनको तो बहुत आसान होता है, लेकिन हम जैसे दोस्त जो फिज़िक्स के नहीं है या साइंस के लोग नहीं हैं, आर्ट्स के लोग हैं, तो हमारे लिए ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट होते हैं। लेंसेज पे और मिरर्स पे क्वेश्चन आते हैं, अक्सर कन्फ्यूजन्स भी होती हैं। अब देखिए लेंस और मिरर एक दूसरे के ऑपोजिट इनकी करैक्टरिस्टिक्स होती हैं कि एक अगर कनकेव लेंस की जो करैक्टरिस्टिक्स हैं या इसकी जो खसूसियात हैं वो अगर मिरर में जाएंगे तो वो कन्वेक्स की हो जाएगी। आपकी आंख के अंदर अगर बात होगी या कैमरा के अंदर बात होगी तो लेंस की बात की जाएगी, लेकिन अगर मोटर कार की बात की जाएगी तो वहाँ पे मिरर की बात की जाएगी। जैसे यहाँ पे देखें कि क्वेश्चन जो किया गया है विच मिरर इज़ यूज्ड इन द हेडलाइट्स ऑफ द कार, तो ये कहा गया है कनकेव मिरर्स। इसी तरह से बहुत सारी बीमारियाँ आँखों की, जैसे कि मियोपिया है, हाइपरमेट्रोपिया है। अब इसमें देखिए कन्वेक्स लेंस भी यूज़ होते हैं, कनकेव लेंस भी यूज़ होते हैं, सिलेंड्रिकल लेंसेज भी यूज़ किए जाते हैं। पूछा आपसे ये जाता है कि कन्वेक्स लेंस मायोपिया के लिए होते हैं या हाइपरमेट्रोपिया के लिए होते हैं। इसके अलावा सिलेंड्रिकल लेंसेज जो हैं वो क्यों यूज़ किए जाते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे क्वेश्चंस, कनकेव लेंस, कनकेव जो मिरर्स हैं या इसके अलावा लेंसेज हैं, इनके हवाले से, इनके पर्चर के हवाले से, इनकी साख्त के हवाले से बहुत सारे क्वेश्चन किए जाते हैं। आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अक्सर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसा कि इंसान के आँख के अंदर का जो लेंस है इसके बारे में और कैमरा के दरमियान जो एक एनालोगस या एक मुशाबहत के जो सवाल हैं ये पूछ लिए जाते हैं। मायोपिया के लिए कन्वेक्स लेंसेज हैं, हाइपरमेट्रोपिया के लिए कनकेव लेंसेज हैं, या इसी तरह से सिलेंड्रिकल लेंसेज कहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। कुछ ऐसे ही या इनसे मिलते जुलते क्वेश्चन बार बार आते हैं। कन्फ्यूजन आपको ये दूर करनी है, जो आपने अब रिसर्च करनी है या आपने देखना है कि लेंस कौन सी जगह पे यूज़ होता है, मिरर कौन सी जगह पे यूज़ होता है, कनकेव लेंस की क्या खसूसियात है और कन्वेक्स लेंस की क्या खसूसियात है, और फिर कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर की क्या खसूसियात होती हैं। और ये जो छोटा सा एक चैप्टर है ये आपने अच्छी तरह से देख लेना है, ताकि सवाल को जब घुमाया जाए, यानी अगर मिरर की जगह पे लेंस यूज़ कर दिया जाए या लेंस की जगह पे मिरर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए, तो किस तरह से उसके उलट या अपोजिट जाके आपने जवाब देना होता है। यहाँ पे बड़ी दफ़ा पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में गलती होती है। मैं ये गलती कई दफ़ा कर चुका हूँ, आपने भी यकीनन गलती की होगी, लिहाजा इस बेसिक चीज़ को आपको समझने की ज़रूरत है। अब अगला सवाल है द ऑथेंटिक बुक ऑफ अहदीस, सही बुखारी और सही मुस्लिम। अब मैं जल्दी गुजरने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए सहा-सत्ता से 2 किताबों के बारे में पूछा गया है, 6 किताबें हैं सहा-सत्ता में, सही बुखारी और सही मुस्लिम सिर्फ 2 किताबों का जो ऑथेंटिक बुक्स हैं इनका रेफरेंस दे दिया गया है। मेरी भी कोशिश है कि मैंने पहले क्योंकि बहुत डिटेल में आपको समझाने की कोशिश की है, अब मेरी कोशिश है कि 100 क्वेश्चन जो है इनको जल्दी कवर अप कर लिया जाए। जो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पढ़ने की ज़रूरत है आपको सिर्फ बता दिया जाए और आप ख़ुद से अपने वो चीज़ें जो है प्रिपेयर करें। फिर मेरी कोशिश होगी कि हम जो वेबसाइट लॉन्च करने जा रहे हैं उस वेबसाइट पे ये तमाम चीज़ें डिटेल में डाल दी जाए ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। अब अगला क्वेश्चन है द सम ऑफ दी 3 एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल। अब देखें कि इसमें मैथमेटिक्स से रिलेटेड ये क्वेश्चन लिया गया है। इसमें आपको पता है कि बंद शक्ल जिसे हम कहते हैं, इससे मुताल्लिक बहुत सारे सवाल आते हैं। अब सबसे छोटी जो बंद शक्ल है वो ट्राइंगल है। इसके अंदरूनी जाविये जो है इनकी सम पूछा है, ये होता है 180। मैं आपको यहाँ पर टिप दे दूँ
कि जितने इसके ज़ाविये बढ़ते जाएंगे उतना आप 180 बढ़ाते जाएंगे। जैसे छोटा से छोटा जो है ट्राइंगल था, इसके 180 थे। अगर आपसे पूछ ले कि स्क्वायर के जो इंटरनल एंगल्स होते हैं उनका सम क्या है, तो 180 और 180 360 हो गया। लेकिन एक और चीज़ भी ज़हन में रख लें कि स्क्वायर जो है इसके तमाम जो ज़ाविये हैं ये कायमा होते हैं, जो 90 डिग्री के होते हैं। लेकिन रोम्बस जो है, क्योंकि इसके भी ऐसे ही 4 कोने होते हैं और ज़ाविये इसके कायमा नहीं होते, लेकिन रोम्बस की भी शक्ल वही है, तो इसकी भी जो ज़ावियों का सम है वो 360 होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि जो रेक्टेंगल है इसमें भी, क्योंकि 4 इसके ज़ाविये होते हैं, इसकी यानी लंबाई भी बराबर होती है, 2 आमने सामने कोई ज़िले होते हैं, इनकी भी लंबाई बराबर होती है और जो चौड़ाई है ये भी एक दूसरे के बराबर होती है। ज़ाविये भी कायमा होते हैं, लेकिन कोने कितने हैं इसके 4, तो यहाँ पे भी 360 डिग्री होगा। लेकिन अगर पैरालेलोग्राम लिया जाए उसके भी ज़ाविये 4 होंगे, उसकी भी आमने सामने के जो ज़िले होंगे वो बराबर होंगे, यानी लंबाई के बराबर और चौड़ाई के बराबर, लेकिन वहाँ पे ज़ाविये जो है वह कायमा नहीं होंगे। यहाँ पे भी क्या होगा, 360 होगा। फिर हम पेंटागन पे जाएंगे तो फिर 360 में हम 180 और प्लस कर देंगे। फिर इसके बाद हम हेक्सागन पे जाएंगे जिसके 6 कोने होते हैं, तो फिर हम और 180 इसमें ऐड कर देंगे। फिर हम हेप्टागन पे जाएंगे तो 180 और इसमें शामिल कर देंगे, 7 ज़ाविये होंगे। इसी तरह से ऑक्टागन में जाएंगे जिसके 4 कोने होते हैं, तो फिर 180, यानी बेसिक जो है ट्राइंगल जो है इसके 180 होते हैं। लेकिन फिर जैसे एक एक कोना बढ़ता जाएगा, यानी ट्राइंगल से फिर वो स्क्वायर बन गई है, या फिर वो रोम्बस बन गया है, या फिर रेक्टेंगल बन गई है, या पैरालेलोग्राम बन गया है, या फिर पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन, ये सारी चीज़ें जैसे जैसे बनती गई है, हेप्टागन बनती गई है, तो फिर आपने ऐसे ऐसे 180 जोड़ते जाना है इसमें, और आपको बहुत सारे जो है आंसर खूबसूरती के साथ करने का मौका मिलेगा। हम मैथ के जितने क्वेश्चन करेंगे उनमें हमारी कोशिश होगी कि हम किसी ट्रिक को लेके चलें, किसी टिप को लेके चलें। जैसे हमने यहाँ पे बहुत सारे सवालात कर लिए कि स्क्वायर में और रेक्टेंगल में क्या फ़र्क होता है, या फिर रोम्बस में और पैरालेलोग्राम में क्या फ़र्क होता है, यानी स्क्वायर और रोम्बस में क्या फ़र्क है, या फिर रेक्टेंगल और पैरालेलोग्राम में क्या फ़र्क है। इसके अलावा बंद शक्लों में हमने हेक्सागन देख लिया, पेंटागन देख लिया, फिर ऑक्टागन देख लिया। इसी तरह से हम कोशिश करेंगे कि जब एक सवाल होगा को उसकी कोई एक टिप, कोई एक ट्रिक देखेंगे, और फिर उससे मुतल्लिक बहुत सारी और बहुत इन्फॉर्मेशन जो है वो भी आपको बड़े आसान से तरीके में, ख़ास तौर से मैथमेटिक्स में और इंग्लिश में, जो इंग्लिश के कॉमन एरर्स हैं या इंग्लिश के और जो प्रिंसिपल्स होते हैं, या कॉमन एरर्स के लिए, या एक्टिव वाइज पैसिव वाइज के लिए, या डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन के लिए, या इसके अलावा क्लॉजेज, फ्रेजेज, या डिफरेंट टाइप ऑफ जो इंग्लिश के क्वेश्चन जहाँ से लिए जाते हैं, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स को कैसे किया जाता है, पार्ट्स ऑफ द स्पीच कैसे होते हैं, और 8 पार्ट ऑफ द स्पीच जो है इनको किस तरह से हम देख लेते हैं कि कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच पूछा गया है। फ्रेज पूछी गई है, क्लास पूछी गई है, एडवर्बल फ्रेज है, या इसके अलावा नाउन फ्रेज है, या फिर वर्बल फ्रेज है, क्या है, जो भी चीज़ें जिस किस्म के भी सवालात होंगे, हम कोशिश करेंगे कि एक अच्छी टिप और एक अच्छी ट्रिक के साथ इस सवाल को हल करने की कोशिश करेंगे। और इंशाअल्लाह आपको बहुत सारी खूबसूरत चीज़ें जो मुझसे हो सकी, मेरे जो मुर्शिद हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे चाहने वाले हैं, या फिर वो दोस्त जिन्होंने मुझे पहले ही नोट्स दिए हैं, या फिर मेरी हेल्प करते रहते हैं, उनके इंशाअल्लाह हेल्प से, उनकी मदद से, और इंशाअल्लाह आप लोगों का साथ रहा तो आप लोगों के साथ से, आपके फीडबैक से, आपकी तरफ से आने वाला क्रिटिसिज्म और गाइडलाइन को मद्देनज़र रखते हुए आपके लिए बहुत अच्छी और शानदार वीडियोज़ के साथ आपके सामने पेश होता रहूँगा। मेरी हाज़िरी जारी रहेगी और मुझे उम्मीद है कि आप मेरी हाज़िरी कबूल करेंगे और मुझे इसी तरह से गाइडलाइन देते रहेंगे और गाइड करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपने इतना वक्त दिया। अल्लाह हाफिज़। हाईली टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू।